Starting with the next chapter, inflammation. What is inflammation? It is the response of vascular tissues to infection, insult, or injury. III. So, how will you tell it? Response of vascularized tissue that delivers leukocytes and other molecules of host defense from circulation to the site of infection. This is the correct definition. And what are the steps? Recognition, there is any infection happening here. Recruitment, वो सेल्स को एक्टिवेट करना जो वहाँ पे जाकर उस इन्फेक्शन से लड़ेंगे. रिमूवल, रिमूवल ऑफ द एजेंट विच इज़ कॉजिंग द इन्फेक्शन. रेगुलेशन एंड रिपेयर, वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उसको वो वापस से ठीक करेगा. So what are the cardinal signs of inflammation? Rubor, tumor, calor, dolor and functional Rubor is color and we'll discuss why this is happening. Tumor means swelling, it's not the cancer wala tumor. Calor यानी कि calorie वाला, not color. Calor is heat, dolor is pain and functional is loss of function. This is the local signs of inflammation. कहीं अगर locally कहीं पे किसी एक जगह पे inflammation हो रहा है तो अगर ये इन्फ्लेमेशन सिस्टेमिक हो रहा तो क्या मिलेगा? वील हैव ल्यूकोसाइटोसिस, वी हैव फीवर, विल हैव मलेज. सो विल स्टार्ट विद अक्यूट इन्फ्लेमेशन. अक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन? DPE, डायलेशन ऑफ वेसल. P is increased permeability. E is emigration of leukocytes and their activation. All of this is happening within less than 2 weeks. Which is why it is called acute. तो अब इसमें इवेंट्स होते हैं दो टाइप के, वास्कुलर होते हैं, सेलुलर इवेंट होते हैं. अब जो वास्कुलर इवेंट होता है उसके भी दो होते हैं, विच इज हीमोडायनेमिक एंड वास्कुलर परमेबिलिटी चेंजेस. सेलुलर इवेंट्स के क्या दो होते हैं? ल्यूकोसाइट एक्सुडेशन एंड फेगोसाइटोसिस. तो ये एक के बाद एक हो रहे हैं, राइट? वास्कुलर परमेबिलिटी चेंज होती जाएगी जिससे ल्यूकोसाइट को एक्सुडेट करा जाएगा और वो ल्यूकोसाइट वहाँ जाके फेगोसाइटोसिस करा लेगा. Vascular changes, हम फटाफट let's go through them. This is something which is asked in the exam. So vascular changes, सबसे पहले क्या होगा? वहाँ पे जहाँ पे भी चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन होने वाला है, वहाँ पे ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रक्शन होगा थोड़ी देर के लिए एंड देन वेसोडाइलेशन हो जाएगा. अब बिकॉज देयर इज वेसोडाइलेशन हैपनिंग, इसके कारण क्या होगा? ब्लड बहुत ज़्यादा वहाँ से निकलेगा. ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है स्किन के कंपैरिजन में? थोड़ा सा गर्म. इट विल लीड टू कैलर, वार्मथ एंड अगेन ब्लड का कलर इज व्हाट? रेड. सो इट विल ऑल्सो लीड टू रूबर. अब क्योंकि ब्लड वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ रही है. ब्लड इज़ व्हाट? फ्लूइड. फ्लूइड कौन सा प्रेशर लगाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा? एक्सुडेशन हो जाएगा. एक्सुडेशन के कारण वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो स्किन के नीचे अटक जाएगा कहीं पे, उसके कारण क्या होगा? उस पर एक बम्प सा दिखेगा. दिस इज द ट्यूमर. देन माइक्रो सर्कुलेशन का स्टेसिस होता है. अब यहाँ पे मेन वेसल्स में अगर तुम्हारे बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ इसको नीचे भेजने के लिए प्रेशर कम पड़ जाएगा. वैसे डायलेशन हो गया है, ब्लड का प्रेशर नहीं बढ़ा है, ब्लड की बस क्वांटिटी बढ़ी है. प्रेशर हैज़ इनफैक्ट गॉन डाउन. तो ये जो माइक्रोवास्कुलेचर को सप्लाई कर रहा था वहाँ पे भी कम ब्लड जाएगा तो वहाँ पे स्टेसिस होने लगेगी. स्टेसिस होगी तो क्या होगा? ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन का उसको मौका मिल जाएगा. So this is all about hemodynamic changes. Vascular permeability. Vascular permeability दो तीन कारण से बढ़ सकती है. So remember एंडोथीलिया, एंडोथीलिया के बीच में गैप जंक्शंस थे. अब अगर ये गैप जंक्शंस का साइज में बढ़ा दो तो वास्कुलेचर बढ़ जाएगा. ये कैसे बढ़ेगा इसका साइज? या तो एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए या अपने आप में कम हो जाए. अगर डैमेज हुई है तो साइटोस्केलेटन अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपने आप में कम हो जाएगा. अगर इंजरी हुई है तो ये पूरा पूरा सेल ही हट जाएगा. तो नाउ गैप जंक्शन के अलावा भी देयर इज फिजिकल गैप प्रेजेंट इन द कंटिन्यूटी. तो इसके कारण क्योंकि ये गैप जंक्शन के बीच का गैप बढ़ रहा है तो ब्लड कैन फ्लो फास्टर विच मीन्स परमेबिलिटी इसकी बढ़ गई है. एंड लास्टली वी हैव एंडोथेलियल इंजरी ड्यू टू ल्यूकोसाइट. अब ल्यूकोसाइट क्या करता है? वो किसी भी सेल को जाके खा लेता है. एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसको नहीं समझ में आता कि ये बॉडी का है या ये फॉरेन पार्टिकल है. तो ये यहाँ पे एंडोथीलिया है, ल्यूकोसाइट ने उसको खाने की कोशिश करी, इंजरी कराई एंड इट इज़ रिमूव्ड. लीकिनेस एंड नियोवास्कुलराइजेशन. तो अगर कहीं भी नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं तो उसमें जो मस्कुलर टोन होता है वो कम होता है, उसमें इलास्टिक कॉम्पोनेंट थोड़ा सा कम होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है. तो इसके कारण भी लीकिनेस हो सकती है. मूविंग ऑन टू सेलुलर इवेंट्स. सेलुलर इवेंट्स में कौन कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है? मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड PMN. अब ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले तो रिमेंबर अपन ने स्टेसिस करा दिया था. स्टेसिस के कारण जो लमाइनर फ्लो है ब्लड का वो टूट जाएगा. अभी तक प्लाज्मा पेरिफेरी में जा रहा था और जो सेल रिच पार्ट था वो सेंटर में जा रहा था. स्टेसिस के कारण क्या हो गया? अब ये यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो सकता है. तो अब ये यहाँ वहाँ ऊपर नीचे में क्या होगा? जो तुम्हारे सेल हैं जिनको बाहर जाना है इन वेसल्स के, वो फाइनली वेसल वॉल तक रीच कर पाएंगे. तो फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप इज स्टेसिस हो चुका है, अब अगला स्टेप है मार्जिनेशन. सो मार्जिनेशन होगा. मार्जिनेशन इज व्हाट? नैरोइंग ऑफ द पेरिफेरल प्लाज्मा फ्लो. अभी तक प्लाज्मा इतने बड़े पट्टे में पैरा था, अभी छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो नैरोइंग हो गई. दिस इज कॉल्ड मार्जिनेशन. फिर होता है उसके बाद पिगमेंटिंग. अभी मार्जिनेशन के कारण मेरा जो भी ल्यूकोसाइट है वो कहाँ आ जाएगा? इन कॉन्टैक्ट विद द वेसल वॉल. अब ये वेसल वॉल से आके धीरे 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 रोल करना चालू करेगा टुवर्ड्स द सिरमस. ये रोलिंग इसलिए हो पा रही है क्योंकि इसके और वॉल के बीच का जो एडिशन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तभी जाके रोल कर पा रहा है. और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पी सिलेक्टिन एंड ई सिलेक्टिन. अभी नीचे जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये एडिशन करेगा. एडिशन इज व्हाट? ट्रांजिएंट बॉन्डिंग बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियम. ये कौन करे? पी ई एंड एल सिलेक्टिन्स. ये जाके किससे चिपक जाते हैं? इधर एंडोथेलियम के आई कैम 1 मॉलिक्यूल से. राइट. अब यहाँ पर ये क्या करेंगे? दो चीज़ें होंगी. या तो अब इसको निकलना बाहर है, या तो ये इसके बीच में से निकल सकता है स्क्वीज आउट होके, विच इज कॉल्ड डायपेडेसिस, या फिर ये इसको डैमेज करके बाहर निकल सकता है. अभी यहाँ पे चिपक चुका है तुम्हारा WBC. व्हाट इट वांट्स टू डू इज इट वांट्स टू गो आउट. ये क्रॉस करना पड़ेगा इसको एंडोथीलिया. इसको क्रॉस करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो इसके बीच के गैप जंक्शन में सूडोपोडिया निकाले और जैसे कैसे स्क्वीज करके बाहर आ जाए, या फिर इट विल डाइजेस्ट द फॉलोइंग एंडोथीलिया और फिर उसको तोड़ करके बाहर निकल जाएगा. नाउ रिमेंबर, वंस एक्टिवेटेड कैन नॉट डिफरेंशिएट, राइट. नेक्स्ट वी हैव कीमोटैक्सिस. तो कीमोटैक्सिस क्या होता है? इट इज chemokines which are attracting neutrophils to go towards it. कौन सी chemokines? IL-8, leukotriene B4, C5a कॉम्प्लीमेंट वाला. सो अब ये बाहर आ चुका है, अब ये सही साइट पे भी पहुंच चुका है. नाउ इट विल अंडरगो फेगोसाइटोसिस. तो फेगोसाइटोसिस सबसे पहले तो रिकग्नाइज करेगा कि इसी को खाना है क्या. हाउ विल इट डू इट? इट हैज मैनोज रिसेप्टर, इट हैज स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो थ्रू दीज ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स वो आइडेंटिफाई करेगा सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को. तो नॉन सेल्फ एक बार आइडेंटिफाई हो गया, व्हाट विल इट डू? इट विल इनगल्फ इट. सो साइटोप्लाज्म उसके आसपास से एक्सटेंड होगा एंड देन इट फ्यूजेस, इट फॉर्म्स अ वेसिकल. दैट वेसिकल फ्यूजेस विद लाइसोसोमल बॉडीज एंड इट फॉर्म्स फेगोलाइसोसोम. एंड at last we have killing and degradation. Now killing and degradation could be extracellular, intracellular. If the cell size is small enough, if the amount is less or there is only a little bit of phagocytic materials, तो वो अंदर लेके खा लेगा, विच इज़ द इंट्रासेल्युलर. और अगर नहीं हो पाया तो वो वहीं पे कुछ रिलीज कर देगा जिससे वो डिग्रेड हो जाए. दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर मैकेनिज्म. इंट्रासेल्युलर में वी हैव ग्रैन्यूल्स, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स, वी हैव reactive oxygen species, and lastly we have neutrophilic in extracellular traps. These are like nakabandis. So the response of neutrophil to इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, व्हाट इट डज इज ये ऐसे अपने ब्रिजेस बना लेता है. अब इस ब्रिजेस के थ्रू जब पैथोजन निकलेंगे तो वो यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे. दे वोंट बी एबल टू गो फर्दर एंड इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड. कैसे कर रहा है? बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस. यहाँ पे आके माइक्रोब आया, इट हैड अ लॉट ऑफ एंटी माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेटेड सबस्ट्रेट हियर, वो वहीं पे मर गया इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अदर फोकाई इन बॉडी. नाउ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये अपने आप में एक सवाल है. ऑनली नीड टू नो देर आर प्लाज्मा एंड सेल्यूलर. प्लाज्मा में जो सिस्टम्स होते हैं विच आर काइनिन, क्लॉटिंग, फिब्रिनोलिटिक एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स. सेल्यूलर में वी हैव वेसोएक्टिव अमीन्स लाइक हिस्टामीन, neuropeptide. We have eicosanoids, PG, thromboxane A2. We have lysosomal complements, which we have enzymes. We have platelet activating factors, which is IFN, TFN, TNF alpha. We have cytokines, for example, chemokines, and we have free radicals. Only need to know is the name of all these. If you want to go further in detail, they are written very nicely in the notes. कमिंग बैक टू प्लाज्मा. अब प्लाज्मा में जो हमने 3 या 4 सिस्टम पढ़े थे, दे आर इंटर रिलेटेड. हाउ? फैक्टर 12 याद था? फैक्टर 12 कॉन्टैक्ट के उसमें अपना क्लॉटिंग कोआगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट करा था. तो 12 कॉन्टैक्ट के थ्रू एक्टिव हो गया फैक्टर 12. अभी जो फैक्टर 12 है, इट विल एक्टिवेट 3 सिस्टम्स. इट विल एक्टिवेट फिब्रिनोलिटिक सिस्टम, क्योंकि क्लॉट बनने के बाद वी नीड समथिंग दैट कैन डाइजेस्ट द क्लॉट एज वेल आफ्टर सम टाइम. इट विल एक्टिवेट ऑब्वियसली द क्लॉटिंग सिस्टम, and it will activate the kinin system.
सो काइनेन सिस्टम से कैलिक्रिन बनेगा एंड विच विल फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रैडिकाइनिन। अब जो कैलिक्राइन होता है ये क्या करता है, ये परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्लॉटिंग सिस्टम में क्या होता, फाइब्रिन बन रहा था। अब क्योंकि फिब्रिनोलिटिक सिस्टम भी एक्टिव था तो फाइब्रिन को डाइजेस्ट करके इसने क्या बनाया, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स या एफडीजी बनाए। ये जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अगेन ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, एंड में जाके परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फैक्टर्स को रिलीज करवा रहा है और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स